वांग और उसके साथी मुझे रोक रहे थे कि मैं आगे ना जाऊं और कुछ दिन इंतजार कर लूं। मैंने भी बेहतर यही समझा। इस बस्ती के लोग ज्यादातर मछली खाते थे। ये ग़िज़ा उन्हें दरियाए इरावती से मुफ्त मिल जाती थी। इस दरिया में मछली की कमी नहीं थी। कश्तियां मौजूद थीं। कुछ लोग दरिया में चले जाते और सब के लिए मछलियां पकड़ लाते थे। एक रोज वांग ने मुझे कहा कि मैं कभी भी उनके साथ मछलियां पकड़ने नहीं गया, अब चलूं। मैंने खुशी का इजहार किया कि इस तरह दरिया की सैर हो जाएगी और एक अच्छा शुगल भी मिल जाएगा। मैं वांग के साथ चल पड़ा। कश्ती चलाने के लिए 2 आदमी साथ थे। मैंने राइफल अपने साथ ले ली। दरिया बिल्कुल करीब था। हम वहां गए, एक कश्ती में बैठे और कश्ती को दरिया के बहाव पर छोड़ने के बजाय मल्लाहों ने ऊपर की तरफ, यानी जिस तरफ से दरिया आता था, उधर कश्ती को चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर गए थे कि बस्ती हमारी नजरों से ओझल हो गई। इसके अलावा वो पहाड़ी इलाका था और जंगल बहुत घना था। यूं मालूम होता था जैसे हम किसी और ही दुनिया में जा निकले हैं। हम खासी दूर ऊपर चले गए और उन लोगों ने मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। उनके पास छोटा सा जाल भी था और बांसों के साथ बंधी हुई 2 कुंडियां भी थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 बज चुके थे जब खासी तादाद में मछलियां पकड़ ली गई थी। वांग ने कहा कि अब वापस चलना चाहिए। कश्ती के चप्पू अलग रख दिए गए और कश्ती बहाव के साथ बहने लगी। हमने वापसी का तकरीबन आधा सफर तय किया होगा कि 12-13 साल उम्र का एक लड़का दरिया के किनारे पर दौड़ता आ रहा था। हमें दूर से देखकर उसने दायां बाजू ऊपर करके जोर जोर से लहराना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार, दौड़ने के अंदाज और बाजू लहराने से हमें फिक्र पैदा हो गया कि बस्ती में कोई वाकया या हादसा हो गया है। दोनों मल्लाहों ने कश्ती के चप्पू मारने शुरू कर दिए ताकि कश्ती की रफ्तार तेज हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने कश्ती को किनारे के साथ कर लिया। क्या हुआ है? वांग ने करीब जाकर लड़के से पूछा। क्यों दौड़े आ रहे हो? कश्ती को किनारे पर रोक लिया गया। लड़के ने बड़ी घबराई हुई आवाज में तेज तेज बोलते हुए अपनी जबान में कुछ कहा। लो भाइयों, वांग ने उर्दू में कहा, जापानी बस्ती में भी पहुंच गए हैं। यह सुनकर मुझे खुशी हुई कि मैं जापानियों को ढूंढ रहा था और वो खुद ही हमारे पास आ गए हैं। लेकिन वांग ने आगे जो बात बताई उसमें शशोपंज में पड़ गया था। ये कहता है कि 9 जापानी हैं। वांग ने लड़के की पूरी बात सुनाकर बताया। वो फौजी हैं और उनके पास राइफलें भी हैं। उन्होंने सारी बस्ती की आबादी को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और उनमें से जवान औरतों को अलग करके खड़ा कर दिया है। लड़का बताता है कि वो सख्त गुस्से में बोलते हैं और जो आदमी उनका इशारा ना समझे या आहिस्ता चले तो उसे वो राइफलों के बट मारते हैं। ये लड़का उस वक्त जब जापानी आए बस्ती से ज़रा दूर था। इसने खुद ही ये सोच किया कि हमें इत्तला दे दे। इसने हमें कश्ती में इस तरफ आते देख लिया। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि मैं जापानियों के पास सीधा चला जाऊं और उन्हें कहूं कि मैं भगोड़ा होकर आया हूं और आईएनए में शामिल होना चाहता हूं, या पहले छुप कर देखूं कि उन जापानियों का रवैया क्या है। मैंने वांग से बात की और उसे कहा कि वो मुझे मशवरा दे। होश की बात करो साहब, वांग ने कहा। इन जापानियों पर भरोसा ना करना। इनके मुतालिक हम पहले ही बहुत सी बातें सुनकर रंगून से भागे थे। हम जिस कस्बे में जाते रहते हैं वहाँ के लोगों ने भी हमें जापानियों के मुतालिक बहुत सी बातें बताई हैं। जापान के फौजियों को ये इजाज़त है कि वो जिस इलाके को फतह करेंगे वहाँ से तमाम खूबसूरत लड़कियाँ इकट्ठी करके अपने साथ रख लें। जापानी फ़ौज में उसे हर फौजी का हक समझा जाता है। अब ये सोचो कि हम उनसे अपनी औरतों की इज्जत किस तरह महफूज रखेंगे। ज़रा सोचो साहब। एक बात मेरी भी सुन लो साहब, वांग के एक साथी ने उर्दू में कहा। आप उनके साथ दोस्ती लगाना चाहते हैं और आपकी दोस्ती हो जाने से जापानी हमारी औरतों को छोड़ तो नहीं देंगे। आप सोचें कि आप उनके साथ दोस्ती लगाएं और वो आपके मजहब की लड़कियों को आपके सामने ख़राब करें। आप ये बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ साहब, वांग बोला। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे इस दोस्त ने क्या कहा है। लेकिन साहब, मेरे दिमाग में एक बात आती है जो शायद आपको पसंद ना आए। हमारे साथ और इस बस्ती के मुसलमानों के साथ आपका खून का कोई रिश्ता तो है नहीं। आप कहेंगे कि आपने तो जापानियों के पास ही जाना था। ये लड़कियों के साथ ऐश मौज करते हैं तो करते रहें, अगर ये मुसलमान हैं तो होते रहें। वांग की ये बात मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। मैंने अपने खून में उबाल महसूस किया। ये बात ना कहो वांग, मैंने कहा। तुम्हारे साथ और तुम्हारी औरतों के साथ मेरा जो रिश्ता बन गया है वो खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत और मुकद्दस है। बाकी रहे मुसलमान, तो शायद तुम नहीं जानते कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अजनबी ही क्यों ना हो, उनका आपस का रिश्ता इस्लाम की वजह से खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ। यहाँ जितनी औरतें हैं वो सब मेरे खून के रिश्ते की औरतें हैं। मैंने समीउल्लाह को और उसके गुंडों को क्यों कत्ल किया था? सिर्फ इसलिए कि उन औरतों को ख़राब करते थे। उन्हें मारकर यही काम उस राइफल के ज़ोर पर मैं भी कर सकता था और अब भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। जब नीयत साफ हो और इंसान के दिल में ईमान की रोशनी हो तो अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दिया करता है। मैंने वांग और दूसरे साथियों से कहा
कि कश्ती यहीं छोड़ देते हैं और हम बस्ती में नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी तरफ वाली पहाड़ी के अंदर चलेंगे और ऊपर जाकर कहीं छुप जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं चूंकि फौजी था इसलिए मैंने फौजी अंदाज में सोचा। मुझे सोच ये आई कि जापानी 9 है और हर एक के पास राइफल भी है। 9 राइफलों के मुकाबले में मेरी अकेली राइफल है। इसके अलावा मेरी कमजोरी ये थी कि मेरे पास एमुनीशन बहुत थोड़ा था। अंग्रेज पायलट का रिवॉल्वर और गोलियां मैं अपने झोंपड़े में छोड़ आया था। बहरहाल मैंने पक्का अज़म कर लिया कि उन जापानियों ने औरतों को छेड़ा तो मैं उनका मुकाबला करूंगा और अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। हमने कश्ती वहीं खींचकर खुश्की पर कर ली और पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। बस्ती दूर नहीं थी, हम दरिया के किनारे किनारे चलते गए। जब दरिया का मोड़ मुड़े तो हमने देखा कि जहां बस्ती की कश्तियों का घाट सा बना हुआ था वहां एक मोटर बोट खड़ी थी। ये उन जापानियों की ही हो सकती थी। वो दरिया के नीचे की तरफ से, यानी जिस तरफ को पानी का बहाव था उस तरफ से आए थे। यहाँ उन्होंने घाट देखा तो वहीं रुक गए। घाट इस तरह था कि लकड़ी के मजबूत तख्तों का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। हम आगे ना गए, वहीं से दाएं तरफ पहाड़ियों के अंदर रास्ता जाता था। ये बाकायदा रास्ता तो नहीं था, 2 पहाड़ियों के दरमियान जो जगह थी हम उसमें दाखिल हो गए और आगे चलते गए। हमें अंदाजा था कि बस्ती कितनी दूर है। पहाड़ी के दूसरी तरफ बस्ती थी। हम पहाड़ी पर चढ़ गए जो कोई ज्यादा ऊंची नहीं थी। उस पहाड़ी के ऊपर वो दरख्त थे जो ज्यादा ऊंचे नहीं थे और झाड़ियां बहुत घनी थी और ऊंची घास खासी ज्यादा थी। वहां हम आसानी से छुपकर इर्द गिर्द देख सकते थे। ऊपर जाकर हम झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगे। हमें यह मंजर नजर आया कि बस्ती के आदमी एक तरफ बैठे हुए थे, जरा ज्यादा उम्र की औरतों को अलग बिठाया हुआ था और जो नौजवान लड़कियां थी उन्हें उन जापानियों ने अलग बिठा रखा था। बस्ती की दूसरी तरफ एक टीकरी थी। 4-5 जापानी उस टीकरी पर चढ़े हुए थे। टीकरी पर छोटे छोटे 2 बॉक्स रखे हुए थे। जापानी एक दरख्त से करीब के दूसरे दरख्त के साथ जरा बुलंदी पर एक तार बांध रहे थे। उस तार के दरमियान में एक और तार बंधी हुई थी जो नीचे तक आई हुई थी। उन्होंने 5-6 आदमी अपने साथ काम पर रखे थे। उन्होंने बॉक्स खोले और उसके बाद की मैं तफसीलात सुनाए बगैर बताता हूँ कि उन्होंने जो कुछ वहाँ किया था वो ये था कि उन बॉक्सों में वायरलेस सेट थे और ऊपर उन्होंने जो तार बांधी थी वो उन सेटों का एरियल था। मेरा ख्याल सही निकला। एक जापानी ने टेलीफोन के रिसीवर की तरह आला अपने कान के साथ लगाया और किसी के साथ मिलाप करने लगा। मैं समझ गया कि ये सिग्नल कोर के फौजी हैं, लेकिन मैं ये ना समझ सका कि ये 9 जापानी इधर कैसे आ निकले हैं। दूर दूर तक इनकी किसी और फोर्स का नामो निशान नहीं मिलता था। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो ये समझ सका कि जापानी पसपा हो रहे हैं और ये 9 जापानी ऐसी तरफ भाग निकले हैं कि अपनी फोर्स से बहुत दूर आ गए हैं। मेरे सामने मसला ये नहीं था कि ये कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। असल मसला ये था कि इन्हें यहाँ से निकाला किस तरह जाए। मैंने उनकी हरकतें देख लीं जिनसे मैंने अपने इस फैसले को मजबूत कर लिया कि इन्हें ख़त्म करना है। हरकतें ये कि एक तो वो जापानी थे जो टीकरी पर काम कर रहे थे, दूसरे नीचे खड़े थे और खड़े भी वहाँ थे जहाँ नौजवान लड़कियाँ बैठी थी। कभी एक जापानी किसी एक लड़की को बाजू से पकड़कर उठाता और उसे अपने बाजुओं में लेकर उसके साथ बेहुदा हरकतें करता और कभी अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर ले जाता था। कभी दूसरा जापानी किसी और लड़की को उठाकर उसके साथ ऐसी ही बेहूदगी करने लगता। एक ने एक लड़की के पास बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे ज्यादा बुरी बात यह लग रही थी कि उन लड़कियों के माँ बाप और भाई वगैरह करीब बैठे देख रहे थे। मेरे दिल से जापानियों की दोस्ती का ख्याल निकल गया और वैसी ही नफरत पैदा हो गई जैसी अंग्रेजों के लिए थी। हम वहीं छुपे हुए देखते रहे और वक्त गुजरता चला गया। सूरज गरूब होने के लिए पहाड़ियों के पीछे चला गया। जापानियों ने अपना काम रोक दिया और जो टीकरी पर थे वो नीचे आ गए। बस्ती के कुछ आदमियों को उन्होंने इशारा किया तो वो आदमी दौड़ते टीकरी पर गए और वायरलेस सेटों के बॉक्स उठाकर नीचे ले आए। एक जापानी वहीं खड़ा रहा, बाकी 8 ने एक लड़की को उठाया और वहां से चल पड़े। मैंने 2 लड़कियों को देखा कि वो उनके साथ नहीं जा रही थी। जापानियों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और अपने साथ ले चले। उनके बाप दौड़कर उनके पीछे गए तो जापानियों ने उन्हें भी 1-1 और 2-2 घूंसे मारकर भगा दिया। वो लड़कियों को मेरे झोंपड़े में ले गए। ये साफ सुथरा भी था और उसके 2 कमरे थे। मुझे अपना झोंपड़ा साफ नजर आ रहा था। राइफल तो मैं अपने साथ ले आया था, लेकिन अंग्रेज पायलट का रिवॉल्वर मैंने झोंपड़े में ही रखा रहने दिया था। जापानी अंदर गए और लड़कियों को भी अंदर ले गए तो थोड़ी ही देर के बाद एक जापानी बाहर निकला। उसके हाथ में वो रिवॉल्वर था जो बेल्ट के साथ होलिस्टर में बंद था। जापानी ने बड़ी जोर से कुछ कहा और इशारा किया। उसके करीब बस्ती के कुछ आदमी खड़े थे, वो सब जापानी की तरफ दौड़े गए। जापानी रिवॉल्वर उनके सामने करके कुछ कह रहा था। जाहिर है कि वो उनसे पूछ रहा था कि ये रिवॉल्वर किसका है। बस्ती के आदमी हाथों के इशारे से उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ ये मसला भी था कि जापानी उन बर्मियों की और बर्मी उन जापानियों की ज़बान नहीं समझते थे। वो जापानी जो वहीं खड़ा रहा था
जहां उन्होंने सबको बिठा रखा था वो दरअसल उन लोगों पर संतरी खड़ा किया गया था। उसने उन लोगों से कहा होगा कि सब अपनी अपनी जगह चले जाएं। सब लोग, औरतें और लड़कियां भी उठीं और अपने अपने झोंपड़ों की तरफ चली गईं। ये जापानी बस्ती के इर्द गिर्द टहलने लगा। उसके पास राइफल थी। सूरज गरूब हो गया और फिर रात गहरी होने लगी। चांद आधे से जरा ज्यादा था। जंगल के ऊपर फिजा बड़ी ही साफ शफाफ हुआ करती है। जब चांद पूरी आबोताब से चमकने लगा तो हर एक चीज साफ नजर आने लगी। ये संतरी बस्ती के अंदर भी टहलता रहा और बस्ती के इर्द गिर्द भी चक्कर काटता रहा। उसे और उन जापानियों को लोगों से कोई खतरा नहीं था। मैं ये समझ सका कि संतरी इसलिए मुकर्रर किया गया था कि यहाँ से कोई भाग ना जाए। हमें भूख परेशान करने लगी थी। मेरी नज़र उस संतरी पर थी। मैंने उन लोगों यानी जापानियों में एक डिसिप्लिन देखा। एक और जापानी आया और पहले संतरी को आवाज़ें देने लगा। पहला संतरी आया तो दूसरे ने उसे झोंपड़े के अंदर भेज दिया और खुद उसी तरह की ड्यूटी देने लगा जिस तरह पहला संतरी बस्ती के अंदर और बाहर टहलता रहा था। उस संतरी को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं संगीन हाथ में लेकर दबे पांव नीचे चला जाता और जहां मौका देखता उसकी गर्दन पीछे से बाजू के घेरे में लेकर संगीन उसके दिल में उतार देता। जरा हौसला कायम रखकर मैं ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने ये भी सोच लिया कि मैं तो उसे मारकर पहाड़ी के अंदर छुप जाऊंगा, लेकिन जापानी इस बस्ती के तमाम आदमियों को एक जगह खड़ा करके मशीन गन से उड़ा देंगे और उनकी लड़कियों और दीगर जवान औरतों को अपने साथ ले जाएंगे। मैंने यहाँ मशीन गन का नाम लिया है। इन जापानियों में से एक के पास लाइक मशीन गन थी। लाइक मशीन गन हमारी फौज में भी थी, जिसे वीबी गन कहा जाता था और उसके ऊपर मैगजीन चढ़ाई जाती थी। लेकिन मैंने दूर से देख लिया था कि जापानियों की इस मशीन गन के साथ एम्यूनिशन का पता चलता था। बाकी 8 जापानियों के पास राइफलें थीं। मैंने ये भी सोचा था कि रात इसी पहाड़ी पर गुजारेंगे और कल सुबह जब जापानी बाहर निकलेंगे तो मैं राइफल से एक एक को मार डालूंगा। लेकिन गौर किया तो मुझे ये तरकीब भी ठीक न लगी। वो इसलिए कि वो सब फौजी थे। मैं एक को गोली मारता तो बाकी सब फौरन इधर उधर हो जाते और फिर मैं फायर करता तो उन्हें पता चल जाता कि फायर कहाँ से आ रहा है। मेरी कमजोरी ये थी कि मेरे पास एम्यूनिशन बहुत थोड़ा था। मैंने वांग से कहा कि खाने का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। हमने आपस में बातचीत करके तरीके सोचे कि बंदोबस्त क्या हो। एक तरीका दिमाग में आ गया और सब उस पर मुत्तफिक हो गए। संतरी जब हमारी तरफ से बस्ती के बाहर गुजर गया तो वांग अपने एक साथी के साथ पहाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता उतर गया। उस तरफ जो झोंपड़ा सबसे ज्यादा करीब था, ये दोनों उसके अंदर चले गए। वहां से वो साथ वाले 2 झोंपड़ों में गए। वांग बाहर निकला और इधर उधर देखा। संतरी किसी और तरफ था। वांग और उसके साथी वहां से निकले और फिर पहाड़ी पर चढ़ाए। उन घरों में से उन्हें कुछ बचे हुए चावल और मछली मिल गई थी। ये खाना था तो थोड़ा, लेकिन हम सब की भूख की शिद्दत को दबाने के लिए काफी था। वांग ने एक अक्लमंदी ये भी की थी कि टीन के एक डब्बे में पानी भी ले आया था। हम सब ने मिलकर ये खाना खाया, पानी पिया और हम तरोताज़ा हो गए। फिर हम सब वहीं सो गए। मेरी आंख खासी देर बाद लगी थी। मैं जितनी देर जागता रहा जापानियों का शोरगुल सुनता रहा। वो मेरे झोंपड़े में नाच कूद रहे थे और गाने भी गा रहे थे। इस वक्त मुझे तानी याद आई और अफसोस होने लगा कि वो मासूम सी लड़की उन वहशी जापानियों के हाथ चढ़ जाएगी और फिर शायद वो जिंदा भी ना रह सके। मुझे अफसोस तो हो रहा था, लेकिन मुझे ये भी याद आ रहा था कि उन लड़कियों में वो मुझे नजर नहीं आई थी। जापानी जिन लड़कियों को अपने साथ ले गए थे उनमें भी तानी नहीं थी। फिर वो कहाँ थी? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसकी सलामती के लिए मेरे मुंह से दुआ निकली। उसके बाद मैं सो गया। मैं जब जागा तो सूरज तलू हो रहा था। मेरे साथी भी जाग उठे थे। वो लड़का भी हमारे साथ था जिसने हमें इतला दी थी कि बस्ती में जापानी आ गए हैं। मैंने बस्ती की तरफ देखा। एक जापानी रात की तरह संतरी की ड्यूटी दे रहा था। मेरी नज़रें अपने झोंपड़े पर लगी हुई थी जहां 8 जापानी चले गए थे। वहां अभी खामोशी थी। वो रात भर जश्न मनाते रहे थे। उन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया होगा जब पहला जापानी झोंपड़े से बाहर निकला। सूरज खासा ऊपर आ गया था। 1-2 मिनट के बाद 2 और जापानी बाहर आ गए। फिर 8 लड़कियां बाहर आईं। दूर से ही पता चल रहा था कि वो मगमूम और मजलूम हैं। बाहर जो जापानी खड़े थे उनमें से एक ने उन्हें कुछ कहा। लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। 2-3 और जापानी बाहर आ गए। वो अब वर्दी में नहीं थे। मौसम गर्मियों का था, इसलिए उन्होंने लंबे अंडरवेयर पहन रखे थे। वो सब दरिया की तरफ देख रहे थे जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। बस्ती बुलंदी पर थी। दरिया की तरफ जमीन नीचे को जाती थी, इसलिए बस्ती से दरिया साफ नीचे नजर आ रहा था। बाहर खड़े जापानियों ने अंदर वालों को भी बाहर बुला लिया और दरिया की तरफ इशारे करने लगे। उनमें से एक ने संतरी को आवाज दी और संतरी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। फिर यूं हुआ कि संतरी झोंपड़े से बाहर खड़ा हो गया और 8 जापानी चीखते चिल्लाते हंसते खेलते दरिया की तरफ दौड़ पड़े। वो दरिया में नहाने जा रहे थे। वो पीछे संतरी इसलिए खड़ा कर गए थे कि झोंपड़े में उनकी राइफलें, मशीन गन और दूसरा सामान पड़ा था।
अल्लाह के फजलो करम से मेरे दिमाग में आसमानी बिजली की रोशनी चमकी और मुझे वो मौका नजर आ गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, और उम्मीद ये भी थी कि ऐसा मौका शायद फिर ना ही मिले। मैंने फौरन सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने वांग से कहा कि वो मेरे साथ चले, शायद मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। बाकी साथियों से कहा कि वो यहीं छुपे रहें और कोई आदमी खड़ा ना हो। जापानी संतरी ने देख लिया तो दूर से ही गोली मार देगा। मैंने राइफल संभाली और वांग के साथ लेकर पहाड़ी की पिछली तरफ उतर गया। वहां से मैं कुछ आगे गया और वहां से बाएं को मुड़ा। चूंकि सावन के दिन थे, बारिशें बरसती रहती थी, इसलिए हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। उस सब्जे में छुप छुप कर चलना निहायत आसान था। मैंने वांग को चलते चलते बता दिया कि मैं क्या करूंगा। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं नाकाम भी हो सकता हूँ। वांग को अच्छी तरह समझा दिया कि मैं नाकाम हो गया और जापानी ने मुझे मार डाला तो वांग क्या करे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग ये काम करेगा। ये काम एक फौजी ही कर सकता था। वांग का कारोबार था और उसकी जिंदगी कुछ और तरह गुजरी थी, जिसमें शायद उसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं गोली नहीं चलाना चाहता था। अगर ये जापानी संतरी अकेला होता तो मैं इसे पहाड़ी के ऊपर से ही शिस्त में लेकर मार सकता था, लेकिन मैं इसके नतीजे से भी आगाह था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। वांग को साथ लिए मैं बस्ती के बाहर छुपता छुपाता अपने झोंपड़े के पिछवाड़े तक पहुंच गया। वहां भी दरख्त थे, घनी झाड़ियां और ऊंची घास थी। अब मैं अपने झोंपड़े की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मैंने राइफल से संगीन उतार ली। मैं झोंपड़े के करीब पहुंच गया और जरा सा रुका। संतरी के कदमों की धमक सुनाई दी, जिससे मैं समझ गया कि वो टहल रहा है। मैं वांग को साथ लिए एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जरा इंतजार करके मैं आगे बढ़ा। अब मैं झोंपड़े के साथ साथ जा रहा था। वांग मेरे पीछे पीछे था। मैंने राइफल उसे दे दी थी और संगीन अपने हाथ में तैयार रखी हुई थी। मैं झोंपड़े के कोने तक पहुंच गया। जापानी संतरी दरिया की तरफ देख रहा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके और मेरे दरमियान 6-7 कदमों का फासला था। मेरी स्कीम यह थी कि पीछे से उसकी गर्दन अपने बाएं बाजू के घेरे में लेकर दबा लूंगा और संगीन उसकी पेट में उतार दूंगा। मैं जूं ही उस पर झपटने लगा, वो पीछे को मुड़ा और उसने मुझे देख लिया। अब यह मेरी जिंदगी और मौत का मसला था। मुझे 6-7 कदम का फासला गोली की तरह तय करना था, जो मैं नहीं जानता था कि मुमकिन भी है या नहीं। एक ही सूरत थी कि मैं पीछे को भाग उठता, लेकिन वो बड़े आराम से मुझे गोली मार कर गिरा सकता था। सोचने का वक्त नहीं था। मुझे मालूम था कि वो राइफल कंधे के साथ लगाकर मुझ पर फायर करेगा। जूं ही वो पीछे को मुड़ा और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैं ऐसी तेजी और फुर्ती से उस पर झपटा कि मैं आज भी हैरान हूं कि ऐसी तेजी मुझ में कहां से आ गई थी। मेरा जिस्म उसके जिस्म के साथ टकराया और इसके साथ ही मैंने पूरी ताकत से संगीन उसके पेट में उतार दी। मेरे जिस्म की टक्कर से वो पीछे को पीठ के बल गिरा। मैंने इस ख्याल से कि यह मुंह से आवाज ना निकाले उसके मुंह पर हाथ रख दिया।